Hello students, this is CSCS Chintan Devalia teaching financial management at CA Intermediate and strategic financial management at CA final level since last 20 years. Student, I do welcome you to the wonderful world of financial management, and I'm sure you are enjoying this quick revision sessions and trying to make the best of it. So without wasting time, let us start with the topic for the day. The topic for the day is student receivables management. What is receivables? In simple language, receivables is nothing but debtors, and here we are targeting debtors management. And student, इसमें दो ही बातें हो सकती है, प्री मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट. यस नो? प्री मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? यहां डिसाइड करेंगे हाउ मच क्रेडिट टू बी अलाउड, है ना, कितना उधारी देंगे. इट्स अ प्री मैनेजमेंट. स्टूडेंट, आज हमने 50 बार पढ़ा हुआ है, कितनी बार सुना है डेटर्स रेशियो 1 मंथ, डेटर्स रेशियो 2 मंथ. हम डेटर्स को 30 डेज देते हैं, 40 डेज, 50 डेज क्रेडिट देते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिसाइड कितना उधारी देते हैं? दैट इज दिस चैप्टर, डेटर्स मैनेजमेंट. एंड आफ्टर अलाउइंग क्रेडिट, स्टूडेंट, हमको उनका कलेक्शन वर्क संभालना है, एंड दैट इज पोस्ट मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट, हम पूरा डेटर्स पे पीएचडी कर रहे हैं. यहां पे हम पहले उनको उधारी देंगे एंड फिर कलेक्शन करेंगे. आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद हाउ मच क्रेडिट टू बी अलाउड. आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट विल गो ऑन द कलेक्शन पार्ट. नाउ व्हेन आई से हाउ मच क्रेडिट टू बी अलाउड, स्टूडेंट, यहां दो ही बातें हो सकती है. इधर यू कैन अलाउ मोर क्रेडिट और यू कैन अलाउ लेस क्रेडिट. यस नो? एंड सो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है. ज्यादा क्रेडिट दोगे, अच्छी बात, सेल्स बढ़ेगा. गंदी बात, पैसा ब्लॉक हो जाएगा. कम उधारी दोगे, अच्छी बात, पैसा जल्दी आएगा. गंदी बात, सेल्स प्रॉब्लम में आ जाएगा. स्टूडेंट, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. एंड यहां पे हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि टेक्निकली वी नीड टू डिराइव सच अ क्रेडिट पीरियड विच विल डू टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स like sales, variable cost, fixed cost, bad debts, discount, investment in debtors, and so on. And depending upon where company is able to generate highest profits, वो पॉलिसी हम एक्सेप्ट करेगा. समझा? ना सेल्स का लालच, ना प्रॉफिट का, ना इन्वेस्टमेंट. अल्टीमेटली सब मिला के जो कंपनी के लिए बेस्ट है, हम वो पॉलिसी सिलेक्ट करेगा. क्लियर एवरीवन? डन. एंड स्टूडेंट, जब हम यहाँ बात करते हैं, लेट मी टेक, अगर हम ज्यादा क्रेडिट देते हैं, अच्छी बात क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सेल्स बढ़ेगा. सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकता है. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, साथ में एट टाइम्स इवन फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकता है. यस नो? वाई यस? बिकॉज स्टूडेंट, हमारा कैपेसिटी होता है एक. आज हम उधारी ज्यादा देंगे, लेट मी टेक, अभी हम 1 मंथ दे रहे एंड आगे जाके 3 मंथ्स देंगे, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, वेरिएबल बढ़ेगा. देयर आर चांसेस दैट इवन फिक्स कॉस्ट माइट इंक्रीज इफ आई एक्सीड माय कैपेसिटी. यस नो? इवन एट टाइम बैड डेट बढ़ सकता है. स्टूडेंट, आप डिस्काउंट भी तो ज्यादा दे सकते हो सेल्स बढ़ाने के लिए. हाँ, इवन आपका कलेक्शन चार्जेस लग सकता है ज्यादा. एंड स्टूडेंट, ये सब करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, जो हम डेटर्स में से डिराइव करेंगे. हाँ या ना? एंड अगर डेटर में से प्रॉफिट डिराइव करते हैं तो एट टाइम स्टूडेंट उसके ऊपर हमारा डेटर्स के अमाउंट के ऊपर टैक्स भी लग सकता है. मे बी एट सर्टेन रेट, मे बी लेट मी टेक 30%. तो टैक्स आपका पेमेंट हो जाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विच आई एम डिराइविंग फ्रॉम माई डेटर्स. तो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज ऑल अबाउट. अगर टैक्स नहीं है तो इग्नोर करो. सेल्स बढ़ेगा, वेरिएबल बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, बैड डेट बढ़ेगा, डिस्काउंट अलाउड बढ़ेगा, कलेक्शन चार्जेस बढ़ेगा. अगर टैक्स है तो टैक्स भी भर दो. आर यू गेटिंग दिस? फॉर एग्जांपल, ये सब होने के बाद अगर मैं बोलूं कि सब क्या फ्री में होता है, तो आंसर इज नो. स्टूडेंट, उसके पीछे लगता है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. स्टूडेंट, हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटर्स लगता है. याद करो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, यहां पे भी इवन वही पॉइंट है. आप कहीं भी, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लो या डेटर्स मैनेजमेंट लो, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स
आपका सेल्स बढ़ेगा, डेटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंड अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके पीछे आपको फंडिंग अरेंज करना पड़ेगा। वो फंड अगर आप घर वाले मतलब ओनर्स लेके आते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है, एंड अगर बाहर वाले लेके आते हैं तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है। तो दैट इज नथिंग बट COID, वो हम यहां माइनस करेंगे, एंड उसके बाद हमारा जो फिगर डिराइव होगा दैट इज योर थर्ड पार्ट विच इज नेट बेनिफिट। बुद्धि चला। एंड दिस COID स्टूडेंट अगर ऊपर टैक्स है तो ये भी आपका पोस्ट टैक्स ही लगना चाहिए। पैरिटी नीड टू बी मेंटेन। अगर ऊपर प्री टैक्स है तो नीचे भी प्री टैक्स आएगा, ऊपर पोस्ट टैक्स है तो नीचे भी पोस्ट टैक्स आएगा। स्टूडेंट जो तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे। अगर ये प्री टैक्स है तो ये भी प्री टैक्स है, अगर ये पोस्ट टैक्स है तो नीचे भी पोस्ट टैक्स है। स्टूडेंट इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दे दिया। टैक्स है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, सिंपल बात। बट पैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर प्री टैक्स और नीचे पोस्ट टैक्स से नहीं चलेगा बॉस, ऊपर पोस्ट टैक्स से नीचे प्री टैक्स से नहीं चलेगा। एवरीथिंग नीड टू बी एट पैरिटी। क्लियर एवरीवन? टैक्स नहीं है तो यू कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ टैक्स, फॉरगेट इट, एवरीथिंग इज प्री टैक्स। कॉन्फिडेंट? गुड टू गो अहेड। आई थिंक एनी डैम चैप्टर ऑफ दिस, आई एम सॉरी, वापस से, एनी डैम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आप इस फॉर्मेट में रखें, कॉन्फिडेंस है आपका। क्लियर एवरीवन? आइए लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन 1, हाउ मेनी पॉलिसीज? स्टूडेंट 5 पॉलिसी बोलना, 4 मत बोलना। 4 तो इधर और एक प्रेजेंट तो रहता ही है ना, तो प्रेजेंट पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4। स्टूडेंट यहां पे आपको सेल्स 10 लाख है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज है। दिस इज इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, मतलब 45 से दिस विल बिकम 15 दिन बढ़ेगा तो 60, 75, 85 एंड 105, और ये आपका सेल्स बढ़ेगा। दिस विल बिकम 10,50,000, सेम वे 1080, 11 लाख एंड 1125। स्टूडेंट ये आपका बैड डेट से, और बैड डेट का रेट नॉर्मली दिया, इंक्रीज नहीं है, तो ये 2, 3, 4, 6 ही रहेगा। स्टूडेंट सेलिंग प्राइस 5 है, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट 4 है, वेरिएबल 3 है। स्टूडेंट टोटल 4 है, वेरिएबल 3 है, तो 1 रुपया फिक्स हो गया। डाउट, क्या ये 1 रुपया बढ़ेगा? आंसर इज नो। 1 रुपया तभी बढ़ेगा जब आपको बोला गया है कि आफ्टर सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, अदरवाइज दिस 1 रुपी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एट 10 लाख रुपीज सेल्स, विच इज 10 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आर गोइंग टू बी 2 लाख, and 2 lakh multiplied by 1, your fixed cost will be 2 lakh, which is constant for all the 5 levels. Clear everyone? Bad debt is 1% and your required return is 20%. So ने कोई टैक्स का बात नहीं किया है, forget the point of tax. आप सेल्स लीजिए, माइनस वेरिएबल करो, माइनस फिक्स कॉस्ट करो, माइनस बैड डेट करो, टोटल कीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकालिए, विच विल बी बेस्ड ऑन ओनली वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। स्टूडेंट्स यहां पे हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, डेटर्स का कॉस्ट निकाल रहे हैं, एंड डेटर्स का कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट पे रहेगा, समझा? डन? हाँ, हम क्या डेटर्स नहीं निकाल रहे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकाल रहे, तो वेरिएबल एंड फिक्स का जो टोटल होगा उसका इन्वेस्टमेंट निकलेगा, एंड उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% इज नथिंग बट अ मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आपको उसके ऊपर काउंट करना है। क्लियर? 1 ईयर 360 डेज, डन। जिसका नेट बेनिफिट ज्यादा आएगा वो पॉलिसी एक्सेप्ट करेगा, बाकी रिजेक्ट। कॉन्फिडेंट? क्वेश्चन 2 स्टूडेंट, अगेन नॉर्मल एग्जांपल। यहां पे फर्क कितना है, ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2.4 टाइम्स दिया, मतलब यहां पे आपको डेज में काउंट नहीं करना है, यहां आपको टाइम्स में काउंट करना है। तो आप लेंगे 1/4, आप लेंगे 1/3, आप लेंगे 1/2.4। डोंट कन्वर्ट इनटू मंथ्स, नो नीड्स। इफ यू इवन कन्वर्ट इनटू मंथ्स, 4 मंथ्स 4 टाइम्स मतलब 3 मंथ्स हो गया। आप 3/12 लेंगे या 1/4 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वे 3 टाइम्स आप 4/12 लेंगे या 1/3 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वे दिस इज 5 मंथ्स, आप 1/5 ले, सॉरी 1/2.4 ले या 5/12 ले, इट्स वन एंड द सेम। तो स्टूडेंट ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरी बात, इधर आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो दुखी होने का नहीं है फिक्स कॉस्ट, फॉरगेट इट। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट विदाउट फिक्स कॉस्ट, लेकिन अगर एग्जाम में फिक्स कॉस्ट नहीं है, जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, डू वेरिएबल कॉस्ट एंड cost of investment in data, which at times is known as carrying cost of data, will be calculated only on variable cost. ये सिर्फ variable cost पे count होगा। Clear everyone? Third question.
स्टूडेंट्स वेरी यूनिक, इस क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड 50 से 40 से 30 कर रहे हो, एंड बेस्ट पार्ट पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल एंड फिक्स दिया ही नहीं है आपको। स्टूडेंट इमेजिन नो वेरिएबल नो फिक्स, डाउट इज सर हम COID कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर, इन्वेस्टमेंट इन डेटर सर वेरिएबल फिक्स के बिना कैसे ढूंढेंगे? हाँ, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट सेल्स, एंड क्रेडिट सेल हियर इज कांस्टेंट 25 लाख। तो पॉलिसी 1, पॉलिसी 2 एंड प्रेजेंट पॉलिसी एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन 25 लाख। क्लियर? नो वेरिएबल नो फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली यहाँ पे 3 पॉइंट आएंगे, 1 बैड डेट्स आएगा, ये रहा, नंबर 2 कलेक्शन चार्जेस आएगा एंड COID आएगा। स्टूडेंट आई वुड से दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन कॉस्ट अप्रोच। व्हाट इज कॉस्ट अप्रोच? कॉस्ट अप्रोच मतलब यहां पे हमारा प्रॉफिट एलिमेंट आप नहीं लेंगे, अगर आप लेते हो तो भी चलेगा, बट टेक्निकल आई वुड से गो फॉर कॉस्ट अप्रोच, बिकॉज यहां पे सेल्स ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वेरिएबल फिक्स ना बढ़ रहा है कम हो रहा है ही नहीं ना, तो आप 3 कॉस्ट लीजिए एंड 3 में से जिसका कॉस्ट कम आएगा वो पॉलिसी आप एक्सेप्ट करेंगे। समझा एवरीवन? डन? तो स्टूडेंट देखो पहले में वेरिएबल फिक्स दोनों है, तो इन्वेस्टमेंट इन डेटा वेरिएबल फिक्स पे काउंट होगा, दूसरे में फिक्स नहीं है सिर्फ वेरिएबल है तो इन्वेस्टमेंट डेटा सिर्फ वेरिएबल पे काउंट होगा, एंड तीसरे में दोनों नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट डेटा क्रेडिट सेल्स पे काउंट होगा। स्टूडेंट इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन डेटा में कोई पॉइंट ही नहीं है। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे सब नॉर्मल तरीके से चलेगा। कॉन्फिडेंट एवरीवन? या आइए क्वेश्चन 4। स्टूडेंट इसमें अच्छी बात है, टैक्स की बात है, ये भी 0.5 में भी टैक्स का पॉइंट है। अभी तक जो 1 2 3 डिस्कस किया वो प्री टैक्स कॉन्सेप्ट था, बिकॉज टैक्स कहीं पे भी नहीं था। स्टूडेंट 4 एंड 5 में टैक्स रेट है, आप देखिए यहाँ पे आपको टैक्स रेट 35% दिया हुआ है, यहाँ टैक्स रेट आपको 40% दिया हुआ है, आई एम सॉरी नॉट 40%, यहाँ 30% टैक्स रेट दिया हुआ है। यस नो? तो स्टूडेंट यहाँ टैक्स रेट की बात हो रही है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन 4, सब कुछ नॉर्मल है, सेल्स बढ़ रहा है, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है नहीं, ठीक है, 72% वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, बैड डेट है, एंड उसमें से आप बैलेंस निकालो, टैक्स माइनस करोगे, मतलब आपका जो भी टोटल आएगा उसमें से आपको इस बार टैक्स माइनस करना पड़ेगा, एंड टैक्स माइनस करके आपको ऑलरेडी जो रिटर्न दिया 15% दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डेटर आप जो काउंट करेंगे वो आप 15% रिटर्न से आपका कॉस्ट लगेगा, वो पोस्ट टैक्स ही है, तो नो नीड टू कन्वर्ट। आंसर डन है। कॉन्फिडेंट? क्वेश्चन 5 स्टूडेंट, दिस इज 5 मार्क का शॉर्ट एग्जाम्पल। हाँ, ओनली अ न्यू कस्टमर। स्टूडेंट माइंड वेल, अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना, सबके अंदर स्टूडेंट मल्टीपल पॉलिसीज था, वो कंपनी ओरिएंटेड पॉलिसी था, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। दिस इज वन सिंगल डील जहां पे एक कस्टमर है जो 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है, 1.5 महीने का उधारी मांगता है, 1,20,000 का सेल बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल इज 85%। नाउ दिस कॉस्ट ऑफ सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, टैक्स रेट 30%। यानी आप यहां सेल्स निकालिए, दिया हुआ है 120, प्रेजेंट प्रपोज कुछ नहीं, एक ही पॉलिसी है, प्रपोज ही लेना है, सेल्स आएगा, वेरिएबल फिक्स 85% माइनस कीजिए एक साथ, बैड डेट माइनस कीजिए, टोटल निकालिए, टैक्स माइनस कीजिए, एंड टैक्स माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स आपको COID निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटा निकालना है, एंड दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटा विल बी टेकन एट व्हाट 40%, दैट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स, सो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू पोस्ट टैक्स। क्लियर एवरीवन? नेट बेनिफिट अगर पॉजिटिव आता है तो ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आता है तो ये ऑफर हम रिजेक्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन 6 स्टूडेंट, अगेन वेरी क्लासी, दिस इज बेस्ड ऑन सम एजिंग शेड्यूल। स्टूडेंट व्हाट इज एजिंग शेड्यूल? दिस इज अ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मैंने से इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, अभी तक हम बोलते थे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, यहां पे हम एक ही कस्टमर को 30 डेज दे रहे फॉर मेकिंग 15% पेमेंट, 60 days for 25% payment, 90 days for 40% payment, and 100 days for 20% payment. Now the question arises, so which credit period we are actually allowing? Is it 30, 60, 90, 100? No, we are going to derive average collection period. And what is average? 30 into 15% 4.5, 60 into 25% is 15, 90 into 40% is 36, and this is 20. Yes, no? If I make a total, this is 75.5 days. Student, this is equivalent credit period. When I say equivalent credit period means, student, a person paying certain amount in 30 days, certain in 60, certain in 90, certain in 100 is equivalent to 75.5 days credit. So in this example, investment in data will be calculated on 75.5 days. Clear?
Second option is you take all the 4 individually. The answer will be definitely same. Student, one more thing. 20 rupees is a selling price, 10 rupees is a profit. So 10 rupees balancing 10 rupees. Out of 20, if you deduct profit 10, balancing 10 rupees will be a variable and fixed cost. Clear? There is an additional recurring cost. Student, this is variable cost, which is 10,000 per annum. You need to take this as a variable cost. Clear, everyone? 20% is a cost. Answer is done. There is nothing like tax aspect. Easy going example. Question 7, student. This is one of the best example. Please go for it. Please go for it. Again, the best part about the example is a tax rate is given, no doubts. But what they've given is opportunity cost of receivables 15% pre-tax. Student, if you mark this question number 4 and 5, it was given 15% after tax, 40% after tax. The returns which they've given you was already after tax. Yes, no, this 15 and this 40. Whereas this is an example where the return is given pre-tax. So what you will do is you will calculate your post-tax required rate of return. That is 15% pre-tax minus, what is the tax rate given? 30%. That 30% is of 15%. So that will give you 10.5% post-tax. So student, in this example, instead of taking 15%, we will take 10.5% of post-tax return. So your investment in data, instead of 15, it will become 10.5% post-tax return. Clear? One more thing. In this example, student, there is a terms which are explained as 110 net 45, meaning 1% discount. Discount allowed if the payment is done within 10 days, otherwise 40 days. Meaning आई एम गिविंग यू द चॉइस, 45 दिन का उधारी दे रहा है तेरे को मैं, 10 दिन में आएगा ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, 10 दिन में आएगा, 1% डिस्काउंट देगा, वरना 45 डेज. स्टूडेंट, इससे क्या होगा, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होकर कितना हो गया, देखो 3 डेज. कुछ लोग डिस्काउंट लेंगे, कुछ लोग डिस्काउंट नहीं लेंगे, एंड अभी डिस्काउंट लेने वाला पब्लिक कितना है, 50%. फ्यूचर में स्टूडेंट आप उधारी कितना दे रहे हो, 2 10 45. 10 दिन में पेमेंट दो, 2% डिस्काउंट देगा, अदरवाइज 45 दिन तो दे ही रहा है. इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 दिन हो गया, फायदा हो गया कंपनी को. यस नो? एंड कितना लोग डिस्काउंट ले रहा है, 80%. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट आएगा. कैसे? तो स्टूडेंट अभी 12 लाख का सेल है, 12 लाख का 50% लोग डिस्काउंट लेता है, मतलब 6 लाख वाला लोग डिस्काउंट लेता है, और 1% डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 6000 डिस्काउंट अलाउड हो गया. यस नो? इन फ्यूचर स्टूडेंट आपका सेल 16 लाख हो रहा है इस क्वेश्चन में, 16 लाख का 80% लोग, तो 16 का 80% लोग यानी 10 लाख 12 लाख 80,000 डिस्काउंट ले रहा है 2%, तो इंटू 2% करोगे तो 25,600 स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा फ्यूचर का. तो आपको डिस्काउंट अलाउड माइनस करना है. ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहां डिस्काउंट अलाउड आपको पिक्चर में दिख रहा है. तो जैसे मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, यहां पे आपको डिस्काउंट अलाउड माइनस करना है. दिस इज अ क्वेश्चन वे डिस्काउंट अलाउड इज एप्लीकेबल इन द एग्जांपल. क्लियर एवरीवन? डन. तो यहां पे आपका सेल्स आएगा, वेरिएबल आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा, बैड डेट आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, टोटल करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, एंड जब आप सीओआईडी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटा, स्टूडेंट यू हैव टू टेक डेटर्स एट 10.5% कॉस्ट, नॉट 15%. Confident? Clear everyone? So this was all about your credit periods, student. In all this example, we were dealing with which credit period is best for the company, depending upon certain trial and error approach. Clear everyone? So student, now coming back to the point of post management. Now when I say post management, student, the big point which comes to the mind is concept of factoring. I think you remember very much. And in factoring, we are outsourcing the work of debtors, which may be with advance or without advance. What is with advance? In case of with advance, we are taking a loan from the factor who will give you some amount in advance on which he will charge some interest. And if it is without advance, students, we are supposed to pay what? We are supposed to pay commission. So there are the chances. A question may be with advance or without advance. Second part, the question can be of two categories. One, in-house management versus factoring, or they will ask you to calculate effective cost of factoring. Am I clear?
Huh? Coming back to the question number 8, student, this is an example where no advances are given. No advances. And you have to just advise the company, should the company enter into factoring. Student, factoring में दो चीजें याद रखिएगा. पहली बात तो it's a cost approach. That means here we are not concerned with sales and profits. हम कंपेयर करेंगे in-house management versus factoring. And in-house versus factoring जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, बी क्लियर, in-house के अंदर भी कॉस्ट आएगा, फैक्टरिंग में भी कॉस्ट आएगा. in-house में क्या लगेगा? बैड डेट आएगा, बराबर. आपका डिस्काउंट अलाउड है तो वो आएगा, लॉजिक है, ठीक है. उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेटर आएगा इफ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक और द ओनर्स फंड आर इन्वेस्टेड, वॉट एवर देयर हैज टू बी सम कॉस्ट. एंड एज फार एज फैक्टरिंग इज कंसर्न, वहां पे दो ही कॉस्ट लगेगा. एक आपका कॉस्ट किस चीज का लगेगा, याद करिए, कमीशन बाय डिफॉल्ट. एंड अगर इनहाउस कर रहे हो तो फैक्टरिंग ने लोन दिया तो इंटरेस्ट लो, एंड अगर फैक्टरिंग ने लोन नहीं दिया स्टूडेंट तो आपको बैंक का लोन लेना है. तो दैट इज द वे यू नीड टू कंपेयर इन-हाउस वर्सेस फैक्टरिंग. तो यहां पे भी आपको इन-हाउस वर्सेस फैक्टरिंग कंपेयर करना है. क्लियर एवरीवन? सेकंड थिंग, वेरिएबल कॉस्ट can be taken, cannot be taken, because that will remain constant. In both the cases, student, in-house versus factoring will be only concerned with monitoring, collection and advances. Factor will never increase your sales. So as far as views are concerned, certain author says variable cost should be taken and certain says should not be taken. If you ignore it, your answer is going to remain same. But your investment in data will be absolutely based on credit sales. That is the assumption as far as factoring is concerned. Fair enough? Question number, I would say 11. Even this is somewhere in-house management versus factoring. The big point is, student, in this case of in-house, this is an example where the book date matlab datas are financed by both banker and owner in the ratio of 1:1. This is a big point. Normally investment data throughout the chapter is either financed by banker or the owner. Only example where banker and owner are financing equally. So keep this thing in mind. Clear? One more thing is there. Credit term are 2/10, net 30. Student, in this example, average collection period is not given, which you need to calculate. Reason, they have said that 60% customer avail cash discount, remaining pays on due date, but that due date is not 30 days, that is 60 days. So student, in this case you have to calculate average collection period. 10 दिन में पेमेंट करने वाला प्रजा कितना लोग है, 60%, and remaining 40% are paying within how many days? Not 30 but 60 days. So if I multiply this two, this is 6 and 24, your average collection period will be 30 days. So as far as in-house management is concerned, student, your 60 days will be taken as average collection period, and debtors will be guaranteed payment will be done in factoring by 25 days. So this is in-house for 30 days, 25 days for factor. Clear everyone? One more thing, student, which is the most important point, 120 lakh का 75% is credit sales. स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में आपने 90 लाख क्रेडिट सेल्स नहीं लिया और 120 लाख लेके क्वेश्चन किया, योर आंसर इज वाइड अब इनिशियो. क्लियर? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जांपल. क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आफ्टर क्वेश्चन 9 and 10, ये दोनों का दोनों आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग से डील करता है. इन दोनों में आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालना है. एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में क्या होगा, बहुत सिंपल है, इट्स अ नेट कॉस्ट डिवाइड बाय एडवांसेस, नेट एडवांसेस. सिंपल है, डन. अच्छा, जब इफेक्टिव कॉस्ट में नेट कॉस्ट निकालते हो तो दो फायदे है, दो नुकसान है. दो फायदे में क्या होगा, सेविंग्स इन बैड डेट एंड सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट. दो खर्चे में क्या दिखेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटा, जो आपने फैक्टर से लोन लिया है फाइनेंस करने का खर्चा, एंड कमीशन लगेगा. खत्म, दैट्स इट. नेट कॉस्ट निकालो, डिवाइड बाय एडवांसेस करो, आंसर डन है. सुने तो जैकपॉट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों 9 and 10. बट 10 के अंदर आपको इफेक्टिव कॉस्ट दिखेगा स्टूडेंट. 9 के अंदर क्या आएगा मालूम है? 9 में क्या आएगा मालूम है? आपको नेट बेनिफिट आ रहा है, यानी इफेक्टिव कॉस्ट दिखेगा ही नहीं स्टूडेंट. आपका बेनिफिट आएगा तो आपको तो यही बोलना है, व्हाट शुड फर्म डू? फर्म शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ फैक्टर, बिकॉज आपका खर्चा अगर
2 लाख रुपया है तो बचत आपका 3 लाख हो रहा है इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल, तो 3 लाख का फायदा है स्टूडेंट, तो यहां पे तो आपको गारंटेड फैक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। क्लियर एवरीवन? दैट वाज ऑल अबाउट योर फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 1 समथिंग रिलेटेड टू होमवर्क सेक्शन, बहुत इजी है बट ऐसा क्वेश्चन ने क्लास में भी डिस्कस किया है। शुड द ऑफर ऑफ सेल्स मैनेजर बी एक्सेप्टेड, ये सिंगल ऑफर है एंड ये आपका वर्क बैक वाला पॉइंट है स्टूडेंट। अगर आप टारगेट 30%, 40%, 60 करते हो तो कितना बैड डेट होगा, तो 3 बार आपको आंसर करना है 30, 40, 60। आपका टारगेट रिटर्न ले लो, नेट बेनिफिट विल बी 0, गो बैक एंड बैड डेट विल बी बैलेंसिंग फिगर। ये अच्छा पॉइंट है, रिवाइज कीजिएगा। ये आपका स्टूडेंट वही नॉर्मल एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट आपका सेल इज 400 कंपोनेंट्स पर मंथ, तो दैट विल बी 4800 पर एनम। समझा? अगर 400 लेके पर मंथ से किया यू गेट 0 मार्क्स। 4800 is a units per annum. Second thing, sales is increasing by 25%, मतलब ये sales will be 6000। एंड यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास सेल्स में भी 2 ऑप्शन है कि यू कैन गिव 1 मंथ और यू कैन गिव 1 मंथ एंड 2 मंथ बोथ, मीनिंग आई एम सॉरी 2 मंथ और 1 मंथ एंड 2 मंथ बोथ, मीनिंग देयर बाय हियर ओल्ड एंड न्यू कस्टमर everybody is getting 2 months credit, and here old customer is getting 1 month credit and new customer is getting 2 month credit, because whatever sales is increasing 1200 units is only due to new customers. So 4800 units are old customer, so there will be a demarcation of old and new both, so appropriately you can calculate your cost of sales. Clear? One more thing student, this is a very striking feature of the example. Normally we have only COID. What is COID? Cost of investment in data or carrying cost of data. Student, here there will be additional carrying cost of investment in stock minus creditor, which is net of 1 lakh. 1 lakh is an additional investment in stock less debtors, creditors. 2 लाख रुपए स्टॉक में ब्लॉक हो रहा है, 1 लाख क्रेडिटर का ब्लॉक करे तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ब्लॉक होगा। उस एक्स्ट्रा ब्लॉक का हमको 40% इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा लगेगा। समझा? बट ये सिर्फ पॉलिसी 1 एंड 2 में लगेगा, प्रेजेंट में नहीं लगेगा, बिकॉज स्टॉक कब बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स कब बढ़ रहा है, प्रपोज पॉलिसी में बढ़ रहा है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर प्रेजेंट में भी दिखेगा, पॉलिसी 1 में दिखेगा, पॉलिसी 2 में दिखेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉकलेस क्रेडिटर बढ़ रहा है वो सिर्फ पॉलिसी 1 एंड पॉलिसी 2 में दिखेगा, प्रेजेंट में नहीं लेना है। दैट इज द बिग बिग पॉइंट, डोंट लीव दिस पॉइंट, क्लासिक पॉइंट। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट मालूम होना चाहिए, दिस इज how much loan will be taken against pledge of receivables? Yes, no? A question of good debtor and bad debtor. इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कौन अच्छे कस्टमर है कौन खराब है। जो अच्छे कस्टमर है समझे उसको हमको लेना है, बैंक लेगा, कंसीडर करेगा एज अ प्लेज, एंड खराब को निकाल देगा। यहां पे वही चीज करना है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। क्वेश्चन 5 इज अ गुड एग्जाम्पल। हाँ, अच्छे से रिवाइज करने वाला पॉइंट। This is normal example student. This is based on some capital budgeting concept. So again a very normal example. Homework section बहुत normal है. Almost all kind of questions we have covered. We have covered in classwork. इसमें से एक भी concept बाकी नहीं है student. Clear everyone? ये सारे questions हमने classwork में cover up कर लिया है. Confident, but I would say ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन 1 ऑफ द होमवर्क। क्लियर एवरीवन? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क सेक्शन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? I have tried to cover almost all important points of the chapter in a very crisp manner. Solutions आपके पास है स्टूडेंट। मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किया जहां आप लोग गलती करते हो, और वो पॉइंट अगर आप रिवाइज करें, आई एम श्योर देयर आर नो चांसेस कि आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन कभी गलत कर सकते हो। डन एवरीवन? तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं कुछ इसके साथ कुछ एक नया एडिशनल एग्जाम्पल ले रहा हूं, विच आई वुड लव टू कवर एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न। हाँ, तो स्टार्ट करें उसके बारे में कुछ। हाँ, ताइए सुन, एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लेने का ट्राई करूंगा आपके साथ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डन?
तो इसको हम अलग तरीके से कुछ लेंगे, आपने जो किया है वो अलग है और मैं अभी जो कराने जा रहा हूं वो स्टोरी अलग होगा। हाँ, तो आइए करते हैं हम। तो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, a very normal example, but I would add some new point. Which option would you recommend based on incremental approach? Student, what is incremental approach? It's a differential approach. When I say differential approach, student, normally you take present policy, policy 1, policy 2. I appreciate the fact, but when I say you have to go for incremental, student, थोड़ा सा मेहनत आपका अलग होगा. Let me take an example. I will prepare this simple note first. This is present. This is policy 1. This is policy 2. Student, if I talk about certain basic points, just concentrate. As far as your data's turnover ratio is concerned, this is 4 times, this is 3 times. I'm just elaborating the question. This 2.4 times. Student, what are your credit sales? Credit sale is 30 lakh. This is 42 lakh. And this is 45 lakh. Am I right? Student, if I calculate certain thing, variable cost, in this example that is 70%. 70% is going to be 21 lakh. Thereafter, you can say 42 into 70%. 29 lakh 40,000. This 31 lakh 50,000. Yes, no? Student, fixed cost is dash. And I think no other point is there except you have to calculate your investment in data. Yes, no? Can I calculate investment in data now? It will be based on variable cost. I can take 21 lakh divide by 4 times. And what is the cost of investment in data they have asked you? That is 20%. That is 1,05,000 investment in data, if not wrong. Thereafter, you can take 29 lakh 40,000 divide by 3 times, and the cost is 0.2. This is 1 lakh 96,000, and this is like 31 lakh 50,000 divide by 2.4 times, and cost is 0.2, which is 262,500. Student, this is everything about the question. Credit sales, variable cost, fixed cost. I think even bad debts are there. I'm sorry, I missed that point. 3% of sales is 90,000. Thereafter, 5% of sales is 2,10,000, and 6% of sales is 2,70,000. So this is what the question is all about. Now, student, normally we take credit sales minus variable cost minus fixed cost minus bad debt minus cost and so on. But if I present this question in an incremental approach, mind well student, a very unique way of presenting the answer. Present, policy 1, policy 2. We start with expected profits. Understand? Student, I will take additional credit sales. Present will be dash, but additional credit sales will be 12 lakh. Additional credit sales will be 15 lakh. I think you are able to understand. I'm taking additional. Same way I will deduct additional variable cost. If I take additional variable cost, that is 70%, difference is 8,40,000. Here additional variable cost will difference of this two, which is 10,50,000. Clear? Additional fixed cost, if any, in this example, that is dash. Can I take additional bad debts? 90 minus 210,
that is going to 1,20,000. Yes, no? And 90 minus 270 is 1,80,000. Clear, everyone? Now I can make a total. This is dash. This is going to be 12 lakh minus 840 minus 1,20,000. This is 2,40,000, student. Thereafter 15 lakh minus 10,50,000 minus 1,80,000. This is going to 2,70,000. Fair enough. And based on that, students, I am going to deduct number 2, which is cost of investment in debtors. That is, you can say I've written here, there is a cost of investment in debtors, which you can also say carrying cost of debtors, whatever it is. So 1,05,000 minus 196, so which is going to be 91,000. And thereafter 1,05,000 minus 262,500 is going to be 157,500. Can I make a total? So this answer will be my additional net benefits, which is 2,40,000 minus 91,000, which is 1,49,000, and this is 2,70,000 minus 157,500, which is 1,12,500. Which policy is giving me a higher net benefit? Obviously that is this, and this is additional net benefit. So students, you be clear कि अगर एग्जाम में इंक्रीमेंटल अप्रोच पूछा है तो आप क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है, पहले आप एज अ नोट में सारी चीजें लिख दो, और फिर जब आंसर लिखते हो तो प्रेजेंट एंड P1 का डिफरेंस एंड प्रेजेंट एंड P2 का डिफरेंस डायरेक्ट एडिशनल लिखते जाओ, आंसर डन है। गारंटेड अगर आप अपना तरीका फॉलो करोगे, प्रेजेंट P1 P2 एंड फाइनल उसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यही आने वाला है। समझा एवरीवन? बट ये डायरेक्ट इंक्रीमेंटल पूछा है तो दिस इज योर मेन आंसर। क्लियर? डन एवरीवन? कॉन्फिडेंट? हाँ, तो दैट वाज वन वेरी हाईलाइटिंग फीचर जहां इंक्रीमेंटल अप्रोच मुझे एक नए तरीके से आपको बताना था। क्लियर एवरीवन? आई थिंक दिस अप्रोच माइट बी ऑफ लिटिल हेल्प टू यू इन योर एग्जाम इज कंसर्न। यानी अगर एग्जाम में इंक्रीमेंटल अप्रोच लिखा है तो आपको ये करना, अदरवाइज हम ट्रेडिशनल तरीके से जो कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे। ओके, चलिए, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।